साथियों नमस्कार, सुप्रभात सबको। एक अच्छी खबर है कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जल्द ही झारखंड टेट एग्जाम लेने जा रही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची ने कर दिया है। इससे संबंधित वीडियो मैंने भी आपको पहले भेजा था। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन संबंधी कुछ सूचना है और कुछ निर्देश है। तो हम लोग दोनों को आज देखेंगे ताकि आप जब परीक्षा फॉर्म भरें, आप जब तैयारी करें, तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या क्या मापदंड हैं, क्या उसके निर्देश हैं और क्या सूचनाएं झारखंड एकेडमिक काउंसिल हमें देना चाह रही है। तो हम लोग अगर इस नियमावली की बात करें तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन करके 2022 नियमावली और फिर द्वितीय संशोधन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 नियमावली में कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मापदंड, ये सब हम लोग आज इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं। इसके विस्तृत जानकारी के लिए आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां जा करके आप देख भी सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। तो इसमें हम देखते हैं अर्हता क्या है, योग्यता क्या है। अर्हता, योग्यता। अर्हता योग्यता के बारे में देख रहे हैं कि अर्हता योग्यता क्या है। तो एक समान भारत के लिए एक समान मापदंड है जो सभी देशों में, सभी राज्यों में लागू है और वह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये आप जानते हैं। दूसरा होता है कि उस पर कोई आपराधिक मामले कोई दर्ज न हो और सक्षम न्यायालय द्वारा अगर दर्ज भी हो तो दोषी सिद्ध न हुआ हो। फिर है कि आपको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये 3 बिंदु थे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्राथमिक कक्षा की बात करें और 6 से 8 शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो क्या अधिसूचना जारी, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए गए हैं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहां सूचनाएं जो मिलेंगी वो अधिसूचना संख्या 1603 जो दिनांक 4 अक्टूबर 2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 और 2053 में जो मैं संशोधन नियमावली की बात कर रहा था, प्रथम संशोधन 18/2/2022 और द्वितीय संशोधन पत्रांक संख्या 783 और 15 जून 2024 शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन के नियमावली के संदर्भ में जो वांछित अर्हताएं हैं वह इस प्रकार से होंगे। इसमें है, दूसरा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्रताक में 5% की छूट दी जाएगी। तो किसको दी जाएगी छूट? SC, ST, OBC और PWD जिसको हम लोग हैंडिकैप्ड विकलांग बोलते हैं, इन्हें 5% की छूट दी जाएगी। और विशेष रूप से कमजोर जो जनजातीय समूह है जिसको आदिम जनजाति हम लोग बोलते हैं, उसको PVGT भी हम लोग बोलते हैं, PVGT। तो जो PVGT हैं, जो वे अभ्यर्थी न्यूनतम 7% की छूट इन्हें दी जाएगी। आदिम जनजाति को 7% छूट दी जाएगी और इन्हें 5% की छूट दी जाएगी।
जो योग्यता है उसके अनुरूप। तीसरा कहता है कि अभ्यर्थी झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व नियम 6 ग, जब इसको देखेंगे तो कहता है नियम 6 ग, जब उसको पढ़ेंगे पात्रता परीक्षा नियमावली को, तो उसमें है प्रथम, ठीक है, और 6 ग के अंतर्गत क्या आएगा, फिर द्वितीय 6 ग, 6 ग का द्वितीय, 6 ग का चतुर्थ, 6 ग का द्वितीय, 6 ग का चतुर्थ चौथा, और 6 ग का पांचवा। ये जो नियम है ये योग्यता से संबंधित है, तो इसे कहा गया है कि आप इसे वेबसाइट पे पढ़ लें और संतुष्ट हो लें तो ही विज्ञापन को भरें। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि 6 1 2 3 4 5 इस सब का जिक्र क्या है, ये अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। अभी हम केवल अर्हता पे न्यूनतम बातें करने वाले हैं। तो अगर हम इस पे आगे बात करते हैं तो आगे क्या मिलता है, आगे मिलता है हमें कैसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। आप अगर आवेदन करते हैं तो जैक इस बात को नहीं कहता कि आप आवेदन किए हैं इसका मतलब कि आप उसके योग्य हैं, क्योंकि आपके जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं तब तक वो आप उसके योग्य है कि नहीं है ये बाद की बात है, बाद में इसे देखा जाएगा। यह सत्यापित जैक नहीं करता, सत्यापित के बाद पता चलेगा कि आप इसके योग्य हैं कि नहीं। और इसका जो अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्त पदाधिकारी हैं वो सुनिश्चित करेंगे और बताएंगे कि आप इसके योग्य हैं कि नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए कहा गया है कि 6 ग 1, 6 ग 2, 6 ग 4 और 6 ग 5 इसको आप लोग देख लेंगे। तो इस पे जब क्लास करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि क्या कहता है। फिर कहता है 5वां में कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 जो अभी का अधिसूचना संख्या है जो 13 जुलाई का है, जो 15/6/2024 को नोटिफिकेशन किया गया था शुरू में, उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो द्वितीय संशोधन था नियमावली 2024 के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। तो ये नियमावली पढ़ लेना होगा, इस नियमावली की भी चर्चा हम करने वाले हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं अथवा नहीं। अन्यथा इस स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे, यानी कि बाद में कैंडिडेचर आपका कैंसिल होता है तो आप जैक से अपने पैसे की मांग नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का न्यायपालिका या इसके संदर्भ में आप न्याय लेने के हकदार नहीं होंगे। इसलिए कह दिया गया है कि आप इसके अनुसार देख लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये देखना जरूरी है कि इसका स्वरूप क्या होगा। थोड़ा स्वरूप देख लीजिए, इसकी प्रकृति क्या होगी, स्वरूप क्या होगा। इसको हम लोग जेट टेट के बारे में देख रहे हैं। इसमें कहता है, पहला कहता है इसका भाग क कहता है पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर, कौन कौन, प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8, ये ध्यान रखेंगे। इसी को बोला गया है लेवल 1, इसको बोला गया है लेवल 2, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है सम्मिलित हो सकते हैं अभ्यर्थी, दोनों स्तरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए लेकिन याद रखेंगे एनसीटी ने 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जो आदेश जारी किए हैं, जो एनसीटी को भी भेजा गया था, उसमें यह कहा गया है कि यदि आप डीएलएड हैं और आप इंटरमीडिएट हैं और डीएलएड हैं, यानी कि आप डीएलएड किए हुए हैं,
तो आप 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन भी है तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर है, ये कहता है कि यदि आप बीएड किए हुए हैं तो केवल उच्च प्राथमिक स्तर में ही आवेदन कर सकते हैं। तो डीएलएड वाले दोनों में कर सकते हैं आवेदन, और बीएड वाले केवल इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, समझते चलेंगे। अब कहता है इसका ख क्या कहता है उसको देख लिए। ख कहता है कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। तो जो प्राथमिक स्तर है इसकी परीक्षा अवधि की हम बात करें तो अब आप यही देख लीजिए, लेवल 1 लेवल 2 का। लेवल 1 का 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटा 30 मिनट का। और जो उच्च प्राथमिक स्तर है जो 6 to 8 है, लेवल 2 है, ये भी 2.5 घंटे का होगा। लेकिन जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, जो दिव्यांग है, दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें देखने में दिक्कत है, उन्हें 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, चाहे किसी में हो। 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। ठीक है, ये समझ लिए। ग क्या कहता है, ये खा आपने देख लिया, क खा दोनों। ग इनका निर्देश क्या कहता है। ग कहता है परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जो वेबसाइट पे दिया गया है उसकी भी चर्चा मैं करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो उसको देखना नहीं भूलेंगे आप लोग। फिर सिलेबस की चर्चा करेंगे तीसरे वीडियो में। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस 2 भाग में देखेंगे। एक भाग देखेंगे प्राथमिक स्तर का, दूसरा भाग देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर का। घ कहता है कि प्राथमिक स्तर पर अगर उसके लिए पात्रता परीक्षा, जांच परीक्षा के प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी सिलेबस क्या होंगे देख लीजिए। एनसीईआरटी सीबीएसई, एक्चुअली ये दोनों का एक ही सेम सिलेबस है। एनसीईआरटी ही बनाती है टेक्स्ट बुक, उसी को सीबीएसई भी उसी पाठ्यक्रम को फॉलो करता है। बस मीडियम का ज्यादा अंतर होता है, हिंदी इंग्लिश में ज्यादा ये होता है। एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस आधारित होंगे। तो कहां तक के होंगे, राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम है, जो झारखंड सरकार का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है 11th और 12th क्लास, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, यहां तक के लिए आपको जो तैयारी करने हैं वह करने हैं। एक 12th तक के पाठ्यक्रम आपको देखने पड़ेंगे, आप उस पर आधारित होगा। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। इसका जो आप कहते हैं कि कितना कठिन होगा इसका, तो इसका जो होगा वो 10+2 स्तर तक का होगा अधिकतम। तो वो जो उच्चतर माध्यमिक के समकक्ष, आप बोलते हैं हायर सेकेंडरी के समकक्ष होगा। हायर सेकेंडरी का लेवल होगा क्वेश्चन का, उच्चतर माध्यमिक इस स्तर का होगा। घ क्या कहता है, घ कहता है घ इसी में, घ ये है अंग। इनका अंग क्या कहता है, यानी कि पांचवा ये कहता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता एवं जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त
स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। तो आप अगर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पात्रता परीक्षा के प्रश्न कार्य करेंगे तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का होगा। स्नातक स्तर का होगा और प्राथमिक स्तर के लिए कितना होगा, प्राइमरी लेवल के लिए 12th लेवल तक का होगा। फिर कहता है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को एक किसके लिए 6 to 8 के लिए ना, इसको याद रखेंगे। अब ये 1 to 5 के लिए ये जो है 11 12th स्तर तक का है और एक ग्रेजुएशन स्तर तक का होगा। तो इस बार जो सिलेबस है वो काफी जबरदस्त देने जा रहा है, क्योंकि आपकी जो योग्यता है एक टीचर के लिए जो होना चाहिए, ऐसा जैक उम्मीद करती है कि वो योग्यता आपके पास होगी, तो उसी स्तर के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। फिर च क्या कहता है, स्वरूप में च कहता है शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं भाषा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या, मतलब उसमें कहा गया है कि किन किन भाषाओं को जो शामिल किया गया है भाषा 2 में उनको आपको देना होगा। तो इसको हम अभी चर्चा करेंगे तो बता देंगे, सिलेबस में इसको देखेंगे। इसके बाद छ कहता है, छ जो है वह है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु कितना प्रतिशत लाना होगा। यह है उत्तीर्ण, पास होने हेतु प्राप्तांक, ठीक है, कितना चाहिए। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसके कुछ कैटेगरी बनाते हैं और एक एक की चर्चा करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वर्ग, कौन सा वर्ग का है। वर्ग मतलब यहां पे कैटेगरी से है, कैटेगरी कैटेगरी। दूसरा है कि प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक, जो कम से कम कितना नंबर आना चाहिए, न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक कम से कम कितना नंबर आना चाहिए, और कुल प्राप्तांक, मुझे लगता है आप लोग समझने में ज्यादा अच्छा होगा कि यहां कुल कर देते हैं और यहां न्यूनतम कर देते हैं। हाँ, न्यूनतम ये रहेगा, ये हुआ। अब इसको देख लीजिए, इसमें पहला कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं, जब कैटेगरी की बात करेंगे तो पहला होगा सामान्य वर्ग, हम इसको शॉर्ट में जनरल लिख देते हैं, GEN। इसमें आपको जो कुल प्राप्तांक होगा, फुल मार्क्स जिसको बोलते हैं, वो होगा जो आप कुल प्राप्तांक न्यूनतम कितना होगा, तो होगा 60, 60% आपको न्यूनतम कुल प्राप्तांक के लाने हैं सामान्य जाति के लिए, और आपको कितना में ये होंगे, तो आपको 40 में 40% प्रत्येक खंड के न्यूनतम 40% अंक आपको आएंगे। और आपको अगर क्वालिफाई करना है तो कितना में क्वालिफाई करना है, 60% में आपको क्वालिफाई करना है। 60% ये प्राप्तांक जो होगा वो प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है। तो आपको 60% लाएंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन किसी पेपर में, किसी पेपर के एक खंड में, हर एक भाग में आपको कम से कम 40% आना चाहिए। यह है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक। दूसरा है SC के लिए। SC के लिए क्या कहता है, क्या प्रावधान है,
एससी के लिए 50% मार्क्स ले लाएंगे तो क्वालिफाई कहलाएंगे, और इनके लिए जो मार्क्स लाने हैं वह 30 मार्क्स लाने हैं, 30 मार्क्स हर एक पेपर में होना होगा तो ये क्वालिफाई कहलाएंगे। तो ये हो गया एससी के लिए। इसके बाद क्या है एसटी के लिए। एसटी के लिए आपका जो कहा गया है वो सेम है, 50% लाएंगे तो क्वालिफाई कहलाएंगे, और प्रत्येक खंड के क्वेश्चन के प्रत्येक खंड में कम से कम 30% आना चाहिए। फिर है आदिम जनजाति, जिसको हम लोग पीजी भीटी बोले थे, हाँ आदिम जनजाति इसको लिख देते हैं। आदिम जनजाति, इनके लिए जो है, इनके लिए भी वही है, 50 लाने होंगे और 30 प्रत्येक खंड में कम से कम आना चाहिए, तब ये क्वालिफाई कहलाएंगे, और 50 लाएंगे तो क्वालिफाई कहलाएंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ओबीसी या BC1, BC1 को लाने हैं 55% और इनको लाने हैं कम से कम प्रत्येक खंड से 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। इसके बाद है BC2, BC2 को लाने हैं, BC1 इतना, BC2 को भी लाने हैं 55 और 35 प्रत्येक खंड से, देन क्वालिफाई। फिर है EWS, EWS का भी यही है 55 और यहां 35, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। दिव्यांग के लिए है, जिसको हम PWD बोलते हैं, हमें लगता है दिख रहा होगा, PWD दिव्यांग के लिए है 50 और यहां लाने हैं, इसमें कम से कम प्रत्येक खंड से 30 आना चाहिए। तो ये हुए परीक्षा में कितने अंक लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और कम से कम प्रत्येक खंड से कितने आंसर आप कितना प्रतिशत मार्क्स लाएंगे जो आप क्वालिफाई कहे जाएंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, और चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो इस वीडियो को अगर लगता है कि मैं जल्दी मिटा रहा हूं, नहीं लिख पाए होंगे, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसे देख लेंगे। अब बताया जाता है कि परीक्षा जो होगी, इसके नेचर में आगे देखेंगे हम लोग, परीक्षा जो होगी वह वस्तुनिष्ठ होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे तो उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव होंगे, और मल्टी MCQ जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और जो एग्जाम लिए जाएंगे वो OMR सीट पे एग्जाम लिए जाएंगे, OMR सीट के माध्यम से एग्जाम होगा। तो OMR सीट पे एग्जाम होता है, तो उसमें हम लोगों को उसके बड़ा सावधानी से काम करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थोड़ा आसान होता है, लेकिन OMR में होता है कि आपको बहुत सावधानी से सारे डाटा एंट्री करने होते हैं, तो इसको कर लेंगे। OMR सीट में अगर कोई गलती होता है तो सीधे रद्द कर दिया जाएगा,
उसकी जांच नहीं होती है और स्वतः ओएमआर जो मशीन होता है वो उठाता ही नहीं है उसको, जब आप गलत सलत एक डाटा छोड़ देंगे या गलत डाटा इनपुट कर देंगे तो। अब परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ओएमआर का पुनर्मूल्यांकन और जांच नहीं किया जाएगा, ये भी कहता है कि इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि आप जो है वो ओएमआर सी एग्जाम का मूल्यांकन हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर आप कहेंगे कि ओएमआर सीट में क्या गलती रह गई, इसको हमको दिखाइए, ये कीजिए, फिर से जांच कीजिए, तो जांच नहीं की जाएगी। अब देखते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं। ऐसे इस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जब ये नोटिफिकेशन आया था उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो बस वही जैसे हम लोग बनाए थे, कैटेगरी यानी कि वर्ग, इसके बाद प्राइमरी लेवल, इसको बोलेंगे 1 to 5, अपर प्राइमरी लेवल, इसको बोलेंगे 6 to 8, और इसके अलावा होगा दोनों, इसको कहेंगे पीएल एंड पीएल, हाँ PL1 या लेवल 1 कह सकते हैं, एंड यूपीएल, इसको 2 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से होगा। इसकी हम लोग फी की बात करने वाले हैं, कितना होगा किसके लिए। पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी का जो होगा, यदि आप एक पेपर भरते हैं कोई एक, तो लगेंगे 1300 रुपए, इसमें भी लगेंगे 1300 रुपए, और अगर दोनों भरते हैं तो यहां हो जाएंगे 1500 रुपए। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए लगेंगे 700, और यहां है 1400, नहीं इसका है 800, सॉरी 800। एसटी के लिए, एसटी के लिए भी सेम है 700, 800। अब बात आती है आदिम जनजाति की। आदिम जनजाति, आदिम जनजाति की, आदिम जनजाति के लिए है 500, 500 और 600। ठीक है। इसके अलावा आएगा BC1। BC1 के लिए कितना है, BC1 का सेम है सम्मान के जैसा 1300, 1300 और यहां आकर के 1500। BC1 एंड BC2 दोनों का सेम है, BC1 BC2 दोनों का सेम है। और EWS का भी BC1 एंड 2 EWS, EWS के लिए भी यही है 1300, 1300, आप दोनों पेपर देते हैं भरते हैं तो 1500, यही है। हाँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में स्टार मार्क कर दिया है और सूचना में, और इन्होंने कहा है कि शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगी। कुछ भी हो जाए आपका पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन जैक को यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि एग्जामिनेशन में गुणवत्ता का ध्यान रखें, एग्जामिनेशन किसी भी कंडीशन में कैंसिल ना हो, एग्जामिनेशन किसी भी कंडीशन में रद्द ना हो, तो इसका भी ध्यान जैक भी रखे। इसके बाद कहता है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन द्वारा भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही भरेंगे, त्रुटि रहित रहेंगे, मतलब त्रुटि नहीं होना चाहिए। आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर भी प्रवेश परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा, प्रवेश पत्र वो जारी होगा, उसी के आधार पर आपका रिजल्ट का प्रकाशन होगा और उसी के आधार पर आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। जैसे दिक्कत होता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा दिक्कत होता है कि आपने नाम भरने में, पिता का नाम भरने में या डेट ऑफ बर्थ में आपने कोई गलती कर दी, तो आपके जो डॉक्यूमेंट वहां से आएंगे वो सब वही आएंगे। तो कल के समय में आप जब नौकरी लेने जाएंगे, वहां पे दिक्कतें आएंगी, तो आपको इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे, जैक जिम्मेवार नहीं होगी। कहता है कि प्रवेश पत्र जो है वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि और परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। अभी केवल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की तिथि प्रकाशित की गई है, जो 23 जुलाई 2024 से 22 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे और वो चालू हो चुके हैं। मैं इसका आपको डेमो भी दूंगा बना करके कि कैसे आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे अगले वीडियो में। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जांच नियुक्ति के समय की जाएगी। अगर आप टेट क्वालिफाई कर गए और इसके बाद कहते हैं कि मेरी त्रुटि थी, तो जैक के जो वेरीफाई कर रहे थे वेरिफिकेशन, वो टीम ने क्यों जांच नहीं किया? तो याद रखिए कि टेट के डॉक्यूमेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल एलिजिबिलिटी है। आपकी जब नियुक्ति की जाएगी उस समय टेट संबंधी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या आपके मार्क्स रिजल्ट है, उसकी जांच उस समय की जाएगी। तो ये सब है। इसके अलावा जो सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वैधता, उनकी शैक्षिक या प्रशैक्षणिक, आप जो भी पढ़ाई किए हैं या टीचर ट्रेनिंग जो भी किए हैं, उसकी जो उपाधियां हैं या वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता सत्यता के फलाफल पर निर्भर करेगी। उसको प्रभावित करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले कैसे हैं। फिर कहता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर, आप जो उत्तीर्ण हुए हैं उसके आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने टेट पास किया है इसलिए मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। आप सिर्फ ये कह सकते, क्योंकि वो जब होगा, यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है कि आप ये टीचर बनने के पात्र हैं और ये कुछ नहीं है। इसके लिए कहता है कि आप विशेष जानकारी के लिए आप जैक के वेबसाइट पे जाएं और जैक के वेबसाइट पे जाने के बाद वहां से आप सत्यापित अपना देख लें कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या कैसे है। इसके बारे में जैक विशेष रूप से कुछ नहीं कहता। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के अगले वीडियो में, और हम लोग जैक के सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे और इसके और निर्देश और किस सब्जेक्ट में पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट माने जाएंगे, भाषा में भाषा 2 में कौन कौन से माने जाएंगे, ये सभी की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।